चाह से चौराहा। चंदन ने रिजाइन कर दिया बिना इस बात का सोचे कि कल को क्या होगा। असल में कल क्या होगा ये सोचना हमेशा ही फिजूल होता है। सोचकर कुछ हासिल नहीं होता। बहुत ज़्यादा सोच समझकर देख परख कर बाजार से सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को नहीं जिया जा सकता। मार्केट में कुछ खरीदते हुए हमारा हर बार किसी सामान की गारंटी पूछना कितना फिजूल होता है, ये जानते हुए कि ज़िंदगी की कोई गारंटी है ही नहीं और हम हर रोज़ हर सामान गारंटी वाला खरीदना चाहते हैं। चंदर बस वहाँ से चले जाना चाहता था, बहुत दूर। कहाँ नहीं पता, क्यों नहीं पता। हम सबकी ज़िंदगी में ये दिन आता है कि जब हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी मंजिल नहीं है। हम रोज़ सही पते पर पहुंचकर भी भटके हुए होते हैं। चंदर को बहुत अच्छे से मालूम था कि सुधा को ऐसी कंडीशन में अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं थी। चंदर जितना सुधा को जानता था, उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि वो संभाल लेगी। लड़कियाँ सब संभाल लेती हैं। चंदर अपना सामान पैक करके निकल ही रहा था, इतने में सुधा बोली, कब आओगे? मेरे आने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? मैं बोलूँगी पड़ता है तो क्या रुक जाओगे? अब रुकना मुश्किल है मेरा। मुझसे ना ये दुनिया झेली जा रही है, न तुम, न ऑफिस, न ये घर। ऐसा लग रहा है सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ठीक है जाओ, मैंने पहले भी कहा था तुम फ्री हो। तुम रोकोगी नहीं? रोकूंगी तो पक्का नहीं रुकोगे। हाँ, अगर ना रोकूं तो शायद तुम आ जाओ। ये तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं। क्यों नहीं लगता तुम्हें ऐसा? तुम्हारी इस नहीं में मेरा रुकना मुश्किल कर दिया। तुम्हारा कोई फर्क ना पड़ने से ज़्यादा बेचैन मुझे और कुछ नहीं करता। इतना ही है तो रुक जाओ। तुम्हें पता है ना, तुम सही से रोक लोगी तो मैं नहीं जा पाऊँगा। हाँ पता है। फिर भी नहीं रोकना? नहीं। तुम आबाद कर दो बच्चे को। बस, आगे कुछ मत बोलना, तुम जाओ। लेकिन अकेले कैसे करोगी? बस बोला ना, तुम जाओ चंदर, सब हो जाएगा, सब हो जाता है। जाने से पहले चंदर ने सुधा को गले लगाया। सुधा ने चंदर को ज़्यादा ज़ोर से गले लगाया। चंदर ने सुधा के पेट पर सहलाकर बच्चे की आहट महसूस करने की कोशिश की। ना सुधा कुछ बोली, ना चंदर, ना ही बच्चे की वो सहलाहट, ना ही घर की खिड़की, ना घर की खिड़की से आ रही धूप, ना ही खिड़की से दिखने वाला वो पेड़, ना दरवाज़ा, ना अलमारी, ना बेड। सब एक साथ बिना आवाज़ किए फफक फफक के रो रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुन्न था, दुनिया चुप थी। हाँ सही, हरिद्वार। चंदर ने मुंबई से निकलकर ये नहीं सोचा था कि कहाँ जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा। वो पहले एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एक दो जगह की फ़्लाइट के बारे में पता किया, लेकिन वो कहीं जल्दी नहीं पहुंचना चाहता था। एयरपोर्ट पर सब जल्दी में थे, लेकिन चंदर को अब कोई जल्दी नहीं थी। वो वहाँ से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुँचा। रेलवे स्टेशन पर उसको अपने कॉलेज का टाइम याद आ गया। उसको हरिद्वार का ट्रिप याद आया, जब वो हर की पौड़ी पर गंगा में पैर डालकर रात भर बैठा था। यह सब सोचकर चंदर ने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का पता किया। पुरानी जगहों पर इसलिए भी जाते रहना चाहिए क्योंकि वहाँ हम पर हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से आकर मिलता है। लाइफ को रिवाइंड करके जीते चले जाना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका है। 2 दिन बाद चंदर हरिद्वार पहुंचा। वहां गंगा में पैर डालकर वो रात भर बैठा रहा। जब घाट पर बैठे बैठे चंदर ने अपना मोबाइल खोला तो देखा कि उसमें दुनिया भर की तमाम मैसेज है। कोई उसको लोन दे रहा है, कई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, खुशियों की दिवाली, खुशियों का नया साल। कोई घर बेच रहा है तो कोई नई पुरानी कार, कोई हेल्थ प्लस सेविंग पॉलिसी बेच रहा है। जैसे कुछ ना कुछ खरीदते रहना ही इस दुनिया में खुशी पाने का आखिरी तरीका बचा हो। चंदर को अपने मोबाइल में सुधा का एक भी मैसेज नहीं मिला।
इस बात से वो थोड़ा उदास हुआ और अपना मोबाइल वहीं गंगा में फेंक दिया। मोबाइल फेंकते ही उसे लगा कि जैसे पुरानी दुनिया से उसका सारा कनेक्शन ख़त्म हो गया। उसको थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। गंगा के पास बैठे बैठे चंदर के लिए पूरी जिंदगी जैसे नदी हो गई। मोबाइल फेंकते ही उसको लगा कि सब कुछ बह गया। गंगा का पानी बहुत ठंडा था और चंदर के अंदर सब कुछ जल रहा था। हर की पौड़ी घाट पर बैठकर चंदर को मुंबई की समंदर की रेत की बहुत याद आई। जब चंदर को मुंबई की समंदर की रेत की याद आ रही थी तो सुधा की याद भी आकर इन यादों में घुलती जा रही थी। सुबह होने पर चंदर पास के एक आश्रम में गया। वहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की। आश्रम में सुबह शाम 2 बार ध्यान होता था, जिसमें हर रुकने वाले को जाना जरूरी था। 2-3 घंटे बाद ही उसको ध्यान करने के लिए उठा दिया गया। नहाकर नाश्ता करके चंदर ध्यान करने वाले कमरे में पहुंचा। वहां पर कोई गुरुजी आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे थे। जब आदमी अंदर से खाली होता है तो आत्मा परमात्मा की बातें कितनी बकवास लग सकती हैं, उसको यह एहसास उसी दिन हुआ। चंदर का मन किसी भी बात में लग ही नहीं रहा था। उसे बार बार लग रहा था 5-10 दिन में वो लौट जाएगा। किसी तरह उसने 2 घंटे ध्यान में बैठने का नाटक किया। जिस ढर्रे पर जिंदगी चला करती है उसमें किसी को नाटक करना सीखने के लिए कई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती। हर कोई कभी न कभी जिंदगी में जिंदगी का नाटक करता ही है। ये सब सोचते हुए चंदर 2 घंटे तो नाटक सहन कर रहा, लेकिन उसके बाद वो झेल नहीं पाया। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि रह रहकर हमारी उदासियां और बेचैनियों के बहाने हमें नींद से जगाती रहती हैं। चंदर मन ही मन बुदबुदाया कि भगवान भी बहुत बड़े नाटक का छोटा सा हिस्सा है। यह सोचकर वो अभी मन ही मन खुश हो ही रहा था कि इतने में गुरु जी की धुंधली आवाज सुनाई पड़ी। ऐसे ही रोज 2 घंटे परमात्मा को दीजिए, एक दिन आनंद आएगा। चंदर ने वहां 7-8 दिन रुककर आनंद के आने का बेसब्री से इंतजार किया। इस बीच उसको बार बार लग रहा था कि वो लौट जाए, लेकिन वो लौटकर फिर से वैसे शुरू करना नहीं चाहता था। हर बीतते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुनिया में तमाम चीज़ों जैसे भगवान भी एक तरह का एडजस्टमेंट है, वो जो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं। चंदर ये एडजस्टमेंट सुधा के साथ भी नहीं कर पा रहा था, तो वो लोग भगवान के साथ क्यों करें? ये सोचकर वो अपने सामान उठाकर बस स्टैंड पहुंचा। हमारी असली यात्रा उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमारा दुनिया की हर चीज़ से, हर रिश्ते से, भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। और यात्रा उस दिन ख़त्म होती है जिस दिन ये सारा विश्वास लौट कर हमें गले लगा लेता है। हम सब केवल किसी न किसी दिन किसी चीज़ में विश्वास करना सीखने के लिए पैदा होते हैं। भटकना मंजिल की पहली आहट है। कोई सही से भटक ही लेता है तो भी बहुत कुछ पा जाता है। सच्ची आज़ादी का कुल मतलब अपनी मर्जी से भटकना है। गूगल मैप से चलने वाले अक्सर गलत मोड़ पर ले जाते हैं। चंदर ने ये सोच लिया कि जब भटकना ही है तो अपने हिसाब से भटकेगा। इसलिए शायद अब वो ये तो नई दुनिया ढूंढ सकता था या फिर पुरानी दुनिया में अपना नया कोना। बस चंदर हरिद्वार बस स्टैंड पहुंचते ही पहली बस में बैठ गया। बस में बैठते ही उसको खूब गहरी नींद आई, जो आश्रम में पिछले 7-8 दिनों में नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद चंदर के पास पड़ोस में बैठी लड़की ने उसे उठाया। कंडक्टर टिकट के लिए पूछ रहा था। चंदर ने लापरवाही से कहा, जहाँ तक की बस जा रही है वहाँ तक का टिकट दे दो। बस मसूरी जा रही थी। मसूरी के रास्ते में पड़ने वाले शिव मंदिर पर बस रुकी। चंदर के पड़ोस वाली लड़की ने कहा, आगे बस घूमती, आप उठ जाइए, बार बार आपका सिर मेरे कंधे पर आ रहा है। सॉरी, यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, आप चाहे तो ले सकते हैं। चंदर ने उतरकर मुंह धोया। उसको सोए मुश्किल से 3 ही घंटे हुए थे, लेकिन वहाँ बड़ा फ्रेश लग रहा था। उसने मंदिर में मिलने वाले फ्री खिचड़ी और चाय ली। इस मंदिर में लगी हुई एक रत्नों, रुद्राक्ष वगैरह की दुकान भी थी, जहां बार बार कई जगह लिखा हुआ था, नकली साबित करने वालों को 5 लाख का इनाम। थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी ज़िंदगी की कई असली केवल इसलिए असली हैं क्योंकि वो अभी तक नकली साबित ही नहीं हुए। लोग अपने अपने हिसाब से असली माला, रुद्राक्ष वगैरह खरीद रहे थे।
चंद्र के पड़ोस वाली लड़की बस की दूसरी तरफ पहाड़ को निहार रही थी। चंद्र उसके पड़ोस में जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले वो कुछ बोलता, वो लड़की बोली, घर छोड़कर आ रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम्हें कैसे पता? जहाँ तक बस जाती है वहाँ का टिकट मांगने पर अक्सर घर छोड़कर भागे हुए होते हैं। घर तो छोड़ा है लेकिन मैं भागा नहीं हूँ। तुम भी घर छोड़कर निकली हो क्या? हाँ, 3 साल हो गए। नाम क्या है तुम्हारा? पम्मी। और तुम्हारा? चंदर। वैसे घर किस वजह से घर छोड़ा? कोई लड़के वड़के का चक्कर में? हर लड़की लड़के के घर चक्कर में घर नहीं छोड़ती। वो तुमने किसके लिए छोड़ा? अपने लिए, अपने पागलपन के लिए। ऐसा क्या पागलपन है तुम्हारा जिसके लिए घर छोड़ना पड़ा? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो। घर तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बातें करते रह गए तो बस जरूर छूट जाएगी। पम्मी और चंदर दोनों के बस में बैठते ही मसूरी चलकर बस के पास आना शुरू हो गया। चंदर खुद में ही इतना उलझा हुआ था कि उसने पम्मी से कुछ ज़्यादा ना पूछने की कोशिश नहीं की। उतरने से पहले पम्मी ने चंदर को अपना नंबर दिया और कोई भी ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन करने को कहा। माँ से मसूरी। चंदर ने मसूरी पहुंचकर 2-3 होटल देखे, जिस होटल के कमरे के बाहर से पहाड़ देखने में सबसे अच्छा दिख रहा था। चंदर ने वो होटल फाइनल कर दिया। होटल वाले के ये पूछने पर कि वो कितने दिन के लिए कमरा चाहिए, चंदर कोई जवाब नहीं दे पाया। होटल वाले ने दोबारा पूछा कि कमरा कितने दिनों के लिए चाहिए। चंदर ने थोड़ा सोच समझकर बोला कि उसका मसूरी रुकने काम पर डिपेंड करता है, फिर भी 1 हफ्ता तो लग ही जाना है। होटल के रजिस्टर में एंट्री करते हुए एड्रेस वाला कॉलम भरते हुए चंदर को पेन थोड़ा सा कांपा। पिन कोड के हर जीरो में छुपी हजारों यादें थोड़ी लड़खड़ा गई। चंदर के कमरे में पहुंचते ही बिस्तर ने उठकर उसको गले लगा लिया। नींद उसका सिर सहलाने लगी। कंबल ने उसको ओढ़ लिया। कमरे के बाहर दिन शाम के साथ घुलकर रात को बुला रही था। तारे टूटकर रात का अधूरापन भरने लगे। आवाजें झींगुर हो गईं। सब कुछ ठहर रहा था। करीब 10 घंटे सोने के बाद चंदर की नींद सुबह करीब 7 बजे खुली। घर से निकलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि चंदर इतनी गहरी नींद में सोया हो। शहरों की नाप तौल वहाँ रहने वाले लोगों की नींद से करनी चाहिए। शहर छोटा हो या बड़ा, वहाँ रहने वालों की नींद से होता है। ठिकाना तो कोई भी शहर दे देता है, गहरी नींद कम शहर दे पाते हैं। सुबह उठने के बाद चंदर इतना शांत था कि जैसे 10 घंटे की नींद के बाद नहीं, 10 घंटे के मेडिटेशन के बाद उठा हो। चंदर को कभी सुबह उठने की आदत नहीं थी। जो सुबह जल्दी नहीं उठते वो किसी दिन गलती से जल्दी उठ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि सुबह इतनी अच्छी होती है, रोज़ ही सुबह उठना चाहिए। चंदर को भी सुबह देखकर लगा कि अभी तक वो न जाने कितनी सुबहों का नुकसान कर चुका है। चंदर ने अपना जैकेट पहना और मसूरी टहलने के लिए निकल गया। दुनिया की तमाम चीज़ों में से जिसका आप भरोसा नहीं कर सकते उनमें से एक मसूरी का मौसम भी है। कब मौसम साफ हो जाए और कब एकदम से धुंध हो जाए पता ही नहीं चलता। रोज की तरह दुनिया धीरे धीरे शुरू हो रही थी, ठीक वैसे जैसे आज दुनिया का पहला दिन हो। बच्चे स्कूल जा रहे थे। चाय की दुकानें अभी खुल ही रही थी। कुछ बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी शेप और साइज के लोग टहल रहे थे। कुछ बूढ़े इतनी जल्दी जल्दी टहल रहे थे कि जैसे ही टहलते टहलते एक दिन जवान हो जाए। कुछ अंकल आंटी लोग वहीं बेंच पर बैठकर अनुलोम विलोम कर रहे थे। उधर चाय की दुकान के पास कुछ लोग अखबार पर आंख गड़ाए हुए थे। अपनी शादी की सालों की लंबाई के हिसाब से सड़कों पर दिखने वाले कपल्स के बीच की दूरी नापी जा सकती थी। थोड़ा ही आगे चलने पर चंदर को हनीमून इन होटल दिखा। होटल देखकर सुधा की याद आई। फिर सुधा की बात भी याद आई। फिर सुधा के साथ बिताए टाइम, फिर सुधा की जिद भी याद हो आई। और सड़क पर खड़े खड़े 1 ही मिनट के अंदर हनीमून इनके सामने फिर से एक बार अकेला हो गया। अगली चाय की टपरी पर जाकर चंदर चाय लेकर चाय के गिलास की गर्माहट को हल्के हल्के महसूस कर रहा था। चंदर के हाथ पर का जितना हिस्सा चाय के प्याले की गर्माहट को छू रहा था उतने हिस्से को सुधा की याद आ रही थी। यादें सिर पर मंडराने वाले मच्छरों के झुंड की तरह होती हैं। कहीं भी भाग जाओ वो सिर पे घेरा बनाकर भिनभिनाने लगती। मसूरी का एक चक्कर लगाने के बाद चंदर लौट ही रहा था कि पम्मी ट्रेवल की दुकान दिखाई पड़ी। दुकान बाहर से कोई भी नॉर्मल टूर एंड ट्रेवल की दुकान लग रही थी।
वो ये सोचकर दुकान को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया कि अगर पम्मी से मिलने गया तो वो सोचेगी कि बड़ा चेप टाइप है। एक ही दिन में दुकान ढूंढकर मिलने भी आ गया। चंदर को मसूरी की ठंड और ठंड में मिले हुए कोहरे को महसूस करते हुए पता ही नहीं चला कि कब करीब 2 घंटे बीत गए। चंदर को मुंबई की ट्रैफिक की इतनी आदत हो चुकी थी कि मसूरी की सड़कें उसको गोद जैसी लगीं। मुंबई की सड़कों पर सुकून नहीं था और मसूरी की हर एक चीज़ में उसको सुकून दिख रहा था। ऐसा शायद वहाँ रहने वाले के साथ ना होता हो, लेकिन चंदर की आंखों में अभी भी मुंबई की सड़कों की बेचैनी अटकी हुई थी। हम सभी का अपना एक फेवरेट शहर होता है जहां हम रिटायर होने के बाद जाना चाहते हैं। कमाल की बात यह थी कि हम उस शहर का पता जानने के बाद भी कभी वहां पहुंच नहीं पाते। अगर ज़िंदगी के पते पर पहुंचना इतना आसान होता तो ज़िंदगी की औकात 2 नंबर के जीके के सवाल भर की होती। आगे बढ़कर चंदर की किताब की एक दुकान पर पहुंचा। दुकान पर किताब ढूंढते ढूंढते चंदर को याद आया कि उसको किताब की दुकान पर जाकर घंटों किताब ढूंढना कितना पसंद था। कैसे वो किताब की दुकान पर घंटों टाइम बिता दिया करता था। कई बातें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं वो हम पता नहीं कैसे एक दिन भूल जाते हैं। दुकान पर करीब वो 2 घंटे बिताने के बाद उसने कुल 8-10 किताबें खरीदी, जिसमें रस्किन बॉन्ड की 2 किताबें, मनोहर श्याम जोशी की टाटा, प्रोफेसर अज्ञे की शेखर की जीवनी, विनोद कुमार शुक्ल की दीवार में एक खिड़की रहती थी, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता और सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए थी। दुकानदार ने चंद्र को इतनी सारी किताबें खरीदते देख कुछ नई किताबें सजेस्ट किया, लेकिन चंद्र ने दुकानदार की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लोग कहते हैं कि किताबें दोस्त होती हैं। चंद्र अपने कुछ पुराने दोस्त पाकर खुश था। असल में किताबें दोस्त तब बनती हैं जब हम सालों बाद उन्हें पहली बार की तरह छूते हैं। किताबें खोलकर अपनी पुरानी अंडरलाइन को ढूंढ ढूंढ कर छूने की कोशिश करते हैं। किसी को समझाना होता तो उसकी सेल्फी में लगी किताब देख लेना चाहिए। किसी की आत्मा समझनी हो तो उन किताबों में लगे अंडरलाइन को पढ़ना चाहिए। चंदर को किताबें खरीदने में करीब 11:30 बज गए। उसे अब थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई थी। वो किताब की दुकान के पास ही एक कैफ़े में जाकर बैठ गया। कैफ़े साइज़ में बड़ा था, लेकिन कैफ़े का मेन्यू छोटा सा था। मुश्किल में 3-4 टेबल मेन्यू में बस 3-4 तरह के पराठे, 1-2 तरह के सैंडविच और चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, बस इतना ही मिलता था कैफ़े में। इक्का दुक्का दुकान टूरिस्ट के बीच बीच में आलू, गोभी, पनीर के पराठे खाने आते रहते। चंदन ने पराठे और चाय ऑर्डर करके किताब पलटना शुरू कर दिया था। किताब पलटते पलटते करीब 1 घंटा बीत गया। शहर छोटा हो तो दिन बड़े हो जाते हैं। चंदन आराम से किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। शेखर की जीवनी को पलटते हुए उसको अपनी जान पहचान की एक पुरानी लाइन मिली। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। इस लाइन को पढ़कर चंदन ने किताब के पन्नों को सहलाया और किताब के पन्नों ने वापसी चंदन को सहलाया। ये लाइन कहीं खो न जाए, इसलिए चंदन ने काउंटर वाले लड़के से पेन मांगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा कि अगर उसको अपनी किताब लिखनी हो तो उसका एंड क्या होगा। ऐसा कुछ तो उसने किया नहीं है। उसकी कहानी में ऐसा अलग क्या है जो वो बैठ करके किसी को सुना पाए। ये सोचकर चंदर को पहली बार अपने ऊपर कुफ्त हुआ। किताबें मज़ा देती हैं और अच्छी किताबें मज़े मज़े में पता नहीं कब बेचैनी दे देती हैं। चंदर पहली बार अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब की तरह सोच रहा था। दिमाग पर बहुत ज़ोर डालने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसकी कहानी का एंड क्या है, उसको पहुंचना कहाँ है, वो करना क्या चाहता है। सुधा अगर शादी के लिए मान जाती तो वो एंड क्या होता, सुधा से बच्चे होते तो क्या होता, उसके बच्चे बड़े होकर बहुत अच्छा करते तो वो क्या एंड होता। ऑफिस में अपने दोस्तों जैसे 2-3 घर बुक करवा लेता तो क्या एंड होता। शेयर में इन्वेस्ट करके लाखों कमा लेता तो क्या एंड होता। अब किताब के बारे में सोचने से समझ में आता है कि हम रोज़ कैसे तुच्छ ज़िंदगी जीने के लिए मरे जा रहे हैं। किताब और ज़िंदगी में बस लॉजिक भर का फ़र्क होता है। किताब का अंत लॉजिक होता है और ज़िंदगी का नहीं होता। जो लोग ज़िंदगी लॉजिक से ढूंढते हैं उनके जवाब हमेशा गलत होते हैं। ये सब सोचते हुए उसने
पहली बार ये ख्याल आया कि छुट्टियाँ क्यों इतनी ज़रूरी होती हैं।